हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स का पार्ट। यानी आपका जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड है, जिसमें आपको एडमिशन दे रखा है, रिटायरमेंट दैट का पार्ट दे रखा है, डिसोल्यूशन का पार्ट दे रखा है एंड इंसॉल्वेंसी का पार्ट दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है, फंडामेंटल्स जरूरी है, जो कि आपने 12th में कवर किए हुए हैं, फिर भी कवर तो करने ही है। अब देखिए, वीडियो इसकी बहुत लंबी लंबी बनेगी, हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि मेरे को इसमें आपको एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे और थियोरटिकल पार्ट भी बताना पड़ेगा साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम कवर कर रहे हैं मीनिंग, या जिसको हम डेफिनेशन बोलेंगे उसको कवर करेंगे। फिर फीचर्स, या जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं, वो पार्ट कवर करेंगे। फिर उसके बाद देखिए वही पार्टनरशिप डीड क्या है, फिर रूल्स क्या एप्लीकेबल होते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर या काइंड्स ऑफ पार्टनर वो कवर करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर है, मैं आपको ओरली बता दूंगा, यानी बोल के, मैंने इसमें लिखी नहीं है कहीं पे, क्योंकि सिंपल होती है, कोई टिपिकल नहीं होती, तो वो बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट। अगर मेरे हिसाब से आज तक के पार्ट में तो हो ही जाएगा, यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट भी और पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें आपका वही फिक्स अकाउंट होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। तो वो दो पार्ट देखेंगे हम कवर करके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन का पार्ट। अब देखिए, इसमें डेफिनेशन किसके हिसाब से है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। सबको याद रहती है डेफिनेशन कि इट इज़ अ रिलेशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपको पता है कि इंडिविजुअल पर्सन अगर बिजनेस करेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होगी तब जाके ही पार्टनरशिप बनेगी, वरना इसमें से अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई, यानी डेफिनेशन के पार्ट से ही आपको कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, अगर वो नहीं हुई तो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। ठीक है, हु हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब क्या हुआ, एक एग्रीमेंट होगा। अब वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बिजनेस को कैरी करने के लिए एग्रीमेंट, बिजनेस कौन सा होगा, लीगल होगा, तो बिजनेस को कैरी करने के लिए जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी। पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं बोलता कि रिटर्न में ही होना चाहिए, एसेंशियल नहीं बोल रहा, आपकी मर्जी है, ओरल में भी कर सकते हो। लेकिन अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो देखिए, सारे के सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं, रिटर्न ही होते हैं, नहीं तो डिस्प्यूट के चांसेस होते हैं। उसकी पार्टनर्स के राइट क्या रहेंगे, ड्यूटीज़ क्या रहेगी, वो कहाँ से डिसाइड होगी, जब एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनेगा रिटर्न, यानी पार्टनरशिप डीड क्रिएट होगी। ठीक है, इसके अलावा ये पता चलेगा कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी का पार्ट कितना मिलेगा, जो हम पार्टनरशिप डीड में देखेंगे। तो आपको पता है कि वो एक रिटर्न एग्रीमेंट से रिलेटेड है, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, ये सब कुछ पार्ट डिसाइड रहता है। पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, ठीक है, फर्म का एड्रेस, वो सब कुछ पार्टनरशिप डीड में रहता है। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा जिससे डिस्प्यूट होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स में आपको रिटर्न ये भरनी है, तो आपके लिए उस केस में एक तरीके से आसानी रहेगी एग्रीमेंट होने से। तो यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए एक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। अब देखो, प्रॉफिट की जगह लॉसेस भी हो सकता है, तो लॉसेस का पार्ट इम्प्लाइड रहता है, ये नहीं कि प्रॉफिट बांटने के लिए ही एग्री हुए हैं, सिर्फ की लॉसेस नहीं बांटेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अगर पार्टनर्स हैं साथ में तो लॉसेस भी होंगे और लॉसेस भी बटेंगे। फिर आपको बोल रहा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सीधी सी बात है, या तो सारे के सारे पार्टनर एक्टिव रहेंगे, सबके सब काम कर रहे हैं, सबके सब बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, या उनके बिहाफ पे एक पर्सन क्या करेगा, उन सब के पार्ट्स को संभाल रहा होगा, उन सब के काम को संभाल रहा होगा। आप म्यूचुअल एजेंसी का पार्ट देखते हैं, जिसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि एक पार्टनर बाकी सारी फर्म को, यानी एक पार्टनर जो भी काम कर रहा है वो फर्म को बाउंड कर सकता है। वैसे हम बोल सकते हैं कि एक पार्टनर के काम से दूसरे पार्टनर क्या होंगे, एग्री करेंगे या बाइंड हो सकते हैं। अगर पार्टनर ने क्या करा, कुछ भी, जैसे मान लो कि मेटल परचेज किया और सप्लायर को पेमेंट करना है, तो दूसरा पार्टनर, जैसे क्या होगा कि सपोज करो सप्लायर आया, बोला मेरा पेमेंट, तो दूसरा पार्टनर ये नहीं बोलेगा पहले पार्टनर के पास जाओ और वही पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि सबकी एक साथ जॉइंटली या इंडिविजुअली लाइबिलिटी बनती है, उनको अपनी पर्सनल असेट से भी पैसे देने पड़ सकते हैं, ये जनरली आपने देखा था। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है द पर्सनस एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर पर्सन आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। तो इंडिविजुअल जो भी हैं, ये पर्सन जो एग्री हुए हैं पार्टनरशिप के लिए, वो पार्टनर कहलाते हैं, और कलेक्टिवली क्या कहलाती है, पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म कहलाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले क्या दे रखी है, टू और मोर पर्सन्स। देखिए, अब आपको पता है कि एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने होंगे, तो आपने कंपनी एक्ट सुना होगा, कंपनी एक्ट 2013। तो आपको पता है कि उसका जो भी पार्ट है वो 1 अप्रैल 14 से एप्लीकेबल हुआ था। और आपने एक और चीज़ सुनी होगी, कंपनी रूल्स 2014, कंपनीज एक्ट 2014 है, ठीक है याद रखना, और कंपनीज रूल 2014 है।
कंपनीज एक्ट जो एप्लीकेबल हुआ था वो 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हो गया था, लेकिन बोलते क्या है कंपनीज एक्ट 2013। जितने भी एक्ट्स होते हैं ना जनरली आपको पता है कि वो एप्लीकेबल क्या होता है, क्योंकि देखो अमेंडमेंट या पास होने में एक तरीके से टाइम लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है हम बोलते हैं कि अगले साल से एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2014 से। तो कंपनी एक्ट 2013 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल। वहाँ पे जनरली आपने सुना होगा सेक्शन 464, अगर नहीं सुना तो ये लिख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम बताने थे। तो देखिए सेक्शन 464 में क्या बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तरीके से पावर हो सकता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में नोटिफाई कर सकता है जो कि 100 की लिमिट के अंडर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 हो सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वो रूल लेके आया। क्या लेके आया, रूल 10, जो कि कंपनीज रूल 2014 का अकॉर्डिंग था। अगर एक्ट में कोई स्पेसिफिकेशन ढंग से नहीं होती तो रूल के हिसाब से पता चल जाती है। तो उसने क्या बोला वहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, 50। मतलब वो 100 तक कर सकता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग उसने कितने कर रखे हैं, अभी मैक्सिमम 50 कर रखे हैं। ठीक है, तो कई जगह आप देखते हो मैक्सिमम नंबर 100 होते हैं। देखिए वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको पता है कि आपको अभी किसके हिसाब से चलना है, रूल के हिसाब से चलना है। तो मैक्सिमम कितने, 50। हमारे सीबीएसई बोर्ड में भी एक बार आया था ये, मैक्सिमम नंबर कितने हैं तो 50। या ज़्यादातर आप जितनी भी रेफरेंस बुक में देखोगे तो क्या दिखेंगे, 50। जो आप देखते हो ना 10 और 20, वो पुराना पार्ट है। जो आप वो देखते थे कि बैंकिंग बिजनेस में 10 और अदर बिजनेस में आप 20 का पार्ट देखते थे, तो वो जो आप देखते थे वो सारा का सारा पुराना पार्ट है, उसको मत देखना। ये आपका एक तरीके से कंपनी एक्ट के हिसाब से है और कंपनी के रूल बुक के हिसाब से है। कंपनी एक्ट हम बोलेंगे 464, उसके हिसाब से 100 है। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था, तो रूल बुक के हिसाब से, यानी सेक्शन बोल रहा हूँ, रूल 10 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 नहीं, कंपनी रूल्स 2014 के रूल्स 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने होंगे, 50 होंगे। फिर आपको एग्रीमेंट की बात कर रहा है। एग्रीमेंट देखो क्या बोला, या तो ओरल में हो सकता है रिटर्न में। लेकिन देखो एग्रीमेंट इन राइटिंग इज़ नेसेसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। अगर फर्म को रजिस्टर होना है तो वो रिटर्न में होना ज़रूरी होगा, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तब जाके ही तो आपका इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट हो पाएगा पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में। तो आपको पता है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाके आप इनकम टैक्स एक्ट में एक तरीके से क्या कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन करा पाओगे और अपनी रिटर्न भर पाओगे। नहीं तो ओरल आप देखोगे आजकल होता है क्या, नहीं होता। ओरल में डिस्प्यूट के चांसेस रहते हैं, जबकि रिटर्न एग्रीमेंट में क्या होगा, एक तरीके से पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि हर पार्टनर्स की राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या है, यानी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, जो कि ओरल एग्रीमेंट में पता करना मुश्किल है और डिस्प्यूट के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन क्या बोल रहा है, हाउएवर रिटर्न एग्रीमेंट इज़ नॉट एसेंशियल अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बता रखा है, ज़रूरी नहीं है कि आपका रिटर्न ही हो, ओरल भी हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जनरली क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, और डिस्प्यूट नहीं होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना सही रहता है। फिर बिजनेस की बात कर रहा है तो बोल रहा है कि जो भी एग्रीमेंट होगा उसका कुछ ना कुछ बिजनेस का पर्पज़ रहेगा। देखिए बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि दो पार्टनर बोल रहा हूँ, दो पर्सन आपस में मिल गए और कोई और कुछ पर्टिकुलर चीज़ बेच दी, ये नहीं। आपको पता है कि उसके लिए आपका एग्रीमेंट का पार्ट सब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में बोल दिया कि ए और बी है, जॉइंटली उन्होंने क्या करा, प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया, जैसे मैंने और मेरे दोस्त ने। तो हम क्या हो गए, एक तरीके से जॉइंट ओनर हो गए प्रॉपर्टी के, न कि पार्टनर। क्या हो गया, जॉइंट ओनर हो गए। अब हमने बेच दिया, जो भी प्रॉफिट हुआ बांट दिया, लग रहा सेम है, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे हमारा कोई बिजनेस नहीं है। अगर हमारा बिजनेस ही यही होता, परचेज और सेल करने का, लैंड खरीदना बेचने का, मेरा दोस्त भी प्रॉपर्टी डीलर होता, मैं भी होता, हम पार्टनरशिप में आ जाते, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अलग से एक पार्टनरशिप फॉर्म बन गई। अलग से क्या हो गया, एक इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बोला पैन कार्ड ये बनता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट रिटर्न में हो गया, चाहे ओरल में भी हो, लेकिन मैंने देखो रियल लाइफ के हिसाब से बोला कि रिटर्न में एग्रीमेंट होगा। तो उस केस में पता है कि एक पर्टिकुलर रिटर्न एग्रीमेंट हुआ, दो पर्सन आपस में मिल गए और उन्होंने बिजनेस किया, और जो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस है उसको बांटने के लिए एग्री हो गए। दे विल बी कॉल्ड ए पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी, जहाँ पे क्या बोल रहा है, द बिजनेस फर्म कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उनमें से कोई एक जो कि क्या कर रहा है, सबके बिहाफ पे एक्टिंग कर रहा है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एनी पार्टनर हैज़ ऑथोरिटी टू बाइंड द फर्म। किसी भी पार्टनर एक तरीके से उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो फर्म को बाइंड कर सके। इसका मतलब वो फर्म के बिहाफ पे क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ये नहीं कि वो किसी के ऑर्डर का वेट कर रहा है, क्योंकि सारे पार्टनर क्या माने जाते हैं, काम के मामले में इक्वल माने जाते हैं। फिर आपको बोल रहा है एक्ट ऑफ एनी वन पार्टनर इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स। किसी एक पर्सन ने जो भी काम किया है वो सब पे बाइंडिंग रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइबिलिटीज़ या कोई भी पेमेंट का पार्ट अराइज हो रहा है तो वो किसके ऊपर होगा, सब पार्टनर के ऊपर भी होगा। अगर पेमेंट की बात आएगी और जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्म की एसेट कम हो रही है
तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उनको अपनी पर्सनल असेट्स भी देनी पड़ सकती है सारे पार्टनर्स को। ठीक, जैसे आप जनरली उसमें देखते हो, डिसोल्यूशन के केस में देखते हो, तो पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट असेट्स या हम बोल सकते हैं पर्सनल असेट्स भी देनी पड़ जाती है। दस ईच पार्टनर इज एजेंट फॉर ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, हैंस पार्टनर आर म्यूचुअल एजेंट। ठीक है, जब वो ऑर्डर दे रहा है तो एक तरीके से प्रिंसिपल के फॉर्म में, जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एजेंट के फॉर्म में। तो एक तरीके से प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप चलता रहता है, इसलिए इसको म्यूचुअल एजेंसी का पार्ट बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आपस में आए हैं तो प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए आए होंगे। यहाँ पे बोल रहा है 10 इफ़ वन मेंबर गेट्स ओनली फिक्स रेमुनरेशन, कह रहा है कि प्रॉफिट को छोड़ के वो क्या कर रहा है, अगर फिक्स रेमुनरेशन ले रहा है, और वन हु गेट्स ओनली इंटरेस्ट एंड नो प्रॉफिट शेयर एट ऑल इज़ नॉट ए पार्टनर, तो उस केस में वो पार्टनर नहीं होगा। पार्टनर के केस में उसको प्रॉफिट या लॉस का जो भी हिस्सा है यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट पहले से डिसाइड होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दे रखा तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इक्वल रेशियो होगा। आपने ये पढ़ा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, और आपस में क्या होगा, इक्वली बांटा जाएगा। दो द डेफिनेशन कंटेंट इन द पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब पार्टनरशिप एज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस भी होगा तो वो भी बांटेंगे, वो एक तरीके से इम्प्लाइड है। दस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज इंपॉर्टेंट, एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बोल रहा है अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, इफ़ सम पर्सन जॉइन हैंड फॉर द पर्पज ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए आ रहा है तो हम बोल सकते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, वो पार्टनरशिप के फॉर्म में नहीं होगा। फिर आपको बोल दिया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया, आपने देखा म्यूचुअल एजेंसी का पार्ट, तो कोई भी पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, बाकी सारे बाउंड हो रहे हैं, तो उस केस में आपको पता है जॉइंटली क्या होंगे, वो लाइबल होंगे किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डेट को, फाइनेंस को, लोन को, जो भी आपने लिया है, अगर वो आप पे नहीं कर पा रहे तो उसको पे करने के लिए, तो उस केस में आपको अपनी पर्सनल असेट्स भी देनी पड़ सकती है। तो जॉइंटली मतलब एक साथ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेवरली मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑल द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर देयर एक्ट, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया है। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, आ गया ना, इट मीन्स देयर पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब प्राइवेट एसेट्स कैन बी यूज टू पे द डेट ऑफ द फर्म। तो अगर फर्म के डेट पे नहीं हो पा रहे किसके, बिजनेस के अमाउंट से, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यानी पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइवेट या पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है। फिर आपका ये पार्ट है 7th, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, जो कि मैंने टाइप ऑफ पार्टनर्स में कवर कर रखा है पूरा का पूरा, पर यहाँ शॉर्ट में क्या दे रखा है कि माइनर को एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बोलें तो वो फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तो वो बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, यानी बेनिफिट के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट के पार्ट के लिए। ठीक, कि अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है, प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा, तो उस केस में क्या कर सकता है, वो पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है और जो भी कैपिटल उसको लगानी है वो लगा सकता है। अब आप बोलोगे लायबल क्या रहेगा, वो जितना शेयर उसने लगाया उतने के लिए लायबल होगा, एक्स्ट्रा पार्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि जो लॉसेज हैं वो बियर नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, बेनिफिट के लिए ही आ सकता है अगर सारे पार्टनर सहमत हो। जनरली जो नहीं होते आपको पता है क्यों नहीं होंगे, आप सपोज करो कि मैं और मेरा फ्रेंड पार्टनर है, तो फ्रेंड बोल रहा है कि मैं अपने बेटे को क्या है इसमें बेनिफिट के लिए एडमिट करना चाहता हूँ, तो मैं एग्री नहीं होऊंगा। ठीक, तो जनरली प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है ऐसा पार्ट होता हो, लेकिन कई बार क्या हो चुके हैं, इस तरीके से केस हो चुके हैं, तभी ये डिसीजन आया हुआ है जिसमें क्या बोल दिया, एक तरीके से वो बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। अब पार्टनरशिप डीड एक तरीके से क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट है, जिसमें आपस में पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी की सारी डिसाइड की गई है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे, फर्म का नेम एड्रेस, पार्टनर्स का नेम एड्रेस। ठीक है, तो बोला नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स, यहाँ भी दूसरी बार आ गया गलती से, कोई बात नहीं। फिर आपको बोल दिया कि पार्टनर्स का, जैसे पार्टनरशिप फर्म है उसका यानी बिजनेस का प्लेस कहाँ होगा, ठीक है, बिजनेस का नेचर क्या होगा, ठीक, कौन सा बिजनेस है, जनरली हम ये बोल सकते हैं। पार्टनरशिप की टर्म क्या होगी। फिर देखिए आप सारा का सारा पार्ट वैसे सोचिए जैसे पार्टनर्स कैपिटल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन का सोचते हो, वो सारा डीड में आता है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, बोनस कितना पार्टनर को दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग का पार्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट क्या रहेगा वो डीड में पहले से डिसाइड हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताया, तो जो आप पढ़ते रहते हो वही ध्यान रखो। गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, वो सारा का सारा पार्ट, एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, वो सब इसमें दे रखा है। ठीक है,
फर्म की अकाउंटिंग किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कैसे होगी, ड्यूरेशन क्या रहेगी पार्टनरशिप की वो भी हो सकता है, पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटीज़ क्या होगी, ठीक। अगर कुछ पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या डिसीजन लिए जाएंगे, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, बैंक अकाउंट वेयर एस इट विल बी इन द नेम ऑफ फर्म और पार्टनर्स, तो बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा, या तो फर्म के नाम पे या पार्टनर्स के नाम पे, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है तो क्या रूल फॉलो हो रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि जब अकाउंट सेटल हो रहे हैं या रिटायरमेंट डेथ हो रही है पार्टनर की तो तब अकाउंट सेटल होते हैं उससे रिलेटेड, तो तब क्या फॉलो कर रहे हैं रूल्स। फिर बेनिफिट क्या होता है, सीधी सी बात है, देखिए अगर एक पर्टिकुलर लीगल क्या होगा, पार्टनरशिप डीड होगी तो उस केस में डिस्प्यूट नहीं होगा, कोर्ट में एविडेंस के काम आएगा, ये हो गया। इसी तरीके से जब भी बिजनेस का फंक्शन काम करेंगे तो कुछ भी देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कुछ चीज़ें हमारे माइंड से, यानी हम बोल सकते हैं ना आउट ऑफ माइंड चली जाती है, हमें ध्यान नहीं रहता, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है पर्टिकुलर आपको रूल वापस से बता दिया जाता है, देखिए डीड इसमें इस पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप गलत कर रहे हैं, तो पार्टनर को बाद में पता चल जाता है, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाती है। अब आपको दे रखा है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक। सिंपल पार्ट है, आपको पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या तो पहले से आपको पार्टनरशिप डीड में बोल रखा होगा, या आपको कैपिटल रेशो में भी जब आपने स्कूल में थ्योरेटिकल पार्ट में, या मैं बोल सकता हूँ कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें आपने पढ़े तो आपको कैपिटल रेशो कभी दे देता था या कभी आपको गिवन होता था, ठीक। तो अगर पार्टनरशिप हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बोलें तो पार्टनरशिप डीड में दिया ही होगा हमेशा, लेकिन बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, जो कि ऐसा चांसेस होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो उस केस में क्या प्रोविजन या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ पॉइंट और मैंने अलग से भी कवर किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम अलाउड बोलते हैं क्योंकि फर्म और पार्टनर एक तरीके से, देखो आपको पता है कि फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, किनको देगी, पार्टनर को, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला फर्म में से, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट है वो फर्म की इनकम है, तो फर्म क्या करेगी, चार्ज नहीं करेगी, तो अलाउड मतलब देना, चार्ज मतलब एक तरीके से यहाँ पे लेना हो गया, ऐसा मान लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू चार्ज। वैसे सैलरी कमीशन बोनस, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं ना अलाउड नहीं किया जाएगा, वैसे सैलरी कमीशन ये अलाउड नहीं किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट होता है एक और, आपको ध्यान है, जिस पे आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट डीड में दे रखा है कि 10%, 12%, 15%, 20%, कि अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो बिजनेस क्या करेगा, नहीं फर्म क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट देगी जो भी डीड में दे रखा है। अगर डीड है ही नहीं तो 6%, अगर डीड है ही नहीं तो 6%, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, सच इंटरेस्ट शुड बी पेड, शैल बी पेड इवन आउट ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या है, चाहे फर्म को लॉसेस भी हो तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है, क्योंकि देखिए पार्टनर ने अगर लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है तो उसको चार्ज बोला जाता है, न कि एप्रोप्रिएशन। याद रखना, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है क्या, नहीं, क्यों नहीं आता, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या बोलते हैं हम, जब भी आपको आगे बताएंगे क्या बताएंगे कि वो पार्टनर के एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट का बंटवारा, यानी प्रॉफिट को बांटा जा रहा है, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट किया जा रहा है, अलोकेट किया जा रहा है, तो उसकी बात कर रहे हैं। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी, बाद में जो बचता है वो जनरली क्या होता है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स की कैपिटल में या जो भी करंट अकाउंट है उसमें चले जाता है, आपको पता है। लेकिन हम पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट बोलते तो चार्ज, वैसे ही मान के चलिए कि अगर पार्टनर ने क्या करा, अपनी बिल्डिंग दी या प्रमाइसेस क्या करी, फर्म को दी, तो फर्म उस पर क्या देगी, रेंट देगी, तो रेंट भी किया चार्ज, तो जब भी चार्ज आए तो पीएनएल अकाउंट से, जब भी चार्ज आए तो ज़्यादातर याद रखना पीएनएल अकाउंट से। और जब भी आपका एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, जो कि आपका सैलरी कमीशन होता है पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, तो वो किससे चार्ज होगा, यानी वो किससे अलोकेट होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। लेकिन जहाँ भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ प्रमाइसेस या सैलरी टू मैनेजर, पार्टनर नहीं सैलरी टू मैनेजर, क्योंकि मैनेजर पार्टनर नहीं होता, तो सैलरी टू मैनेजर की बात है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यानी जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है वो पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है, पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पीएनएल बनता है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है पार्टनरशिप के केस में, कि जो भी पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट आया वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो वो कब दिया जाएगा, जब पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है, अगर नहीं बोल रखा तो नहीं दिया जाएगा। इसके आगे क्या बोल रखी है लाइन, इसके आगे ये लाइन बोल रखी है कि अगर आपके डीड में या एग्रीमेंट में बोल रखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाएगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होते हैं
तो उस केस में जनरली क्या होता है, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोपोर्शन में बांटा जाता है, आपने सुना होगा। या चलो देखता हूँ अगर मेरा इसमें मैंने इलस्ट्रेशन कवर कराया है, जो कि मैंने अभी इलस्ट्रेशन देखे नहीं है, क्योंकि देखिए मेरे को ये पार्टनरशिप के देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये अपने शुरू से पढ़ाए हुए हैं। तो मैंने ये पर्टिकुलर जो कवर कर रखे हैं मैं डायरेक्टली आपको कवर कराऊंगा, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं एक आपको इलस्ट्रेशन कवर करवा दूंगा कभी ना कभी आगे आने वाले पार्ट्स में। तो आपको पता है कि यह बोल रहा है हाउ द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सच इंटरेस्ट इज पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इवन इफ द एग्रीमेंट सो प्रोवाइड। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सबसे पहली चीज़। फिर दूसरा मैंने क्या बताया, अगर एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट में बोल रखा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या फ़र्क है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है आपका चार्ज का पार्ट है। कुछ भी नहीं बोल रखा तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, 6% दिया जाता है, जो कि P&L अकाउंट से एक तरीके से क्या होता है, लेस होता है। चाहे लॉसेस का केस हो तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, जबकि प्रॉफिट का केस हो और एग्रीमेंट का पार्ट है तो हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, इसलिए जितना प्रॉफिट होगा उतने हद तक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, कैपिटल पे। तो मान लो अगर आपका प्रॉफिट कितना है, 20,000 बचा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, तो आप क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो आपका दो पार्टनर का निकला टोटल मिला के 35, तो आप 35 नहीं दे सकते हो, आप 20 तक का ही दे सकते हो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोलता है कि चार्ज है क्या है, तो फिर पूरा 35 दे सकते हो अगर चार्ज बोलता है। लेकिन आपको पता है कि एग्रीमेंट में बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और कुछ नहीं बोल रखा, तो वो हमेशा एप्रोप्रिएशन होता है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही दिया जाएगा, अगर लॉसेस है तो नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट कम है तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में दिया जाएगा। किसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। आगे मैंने कवर कर रखा है इसलिए मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। अब आपको वैसे तो आगे पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, काइंड्स ऑफ पार्टनर का पार्ट दे रखा है। तो सबसे पहला कौन सा है, एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर, जो कि एक तरीके से देखो जो भी बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस के जो भी वर्क हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें एक तरीके से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, काम कर रहा है, तो वो एक तरीके से एक्टिवली पार्ट ले रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। हु टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज नोन एज एक्टिव और मैनेजिंग। ठीक, इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस के बिहाफ पे क्या करेगा, एक तरीके से वो क्या करेगा, पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे क्या करेगा, बिजनेस कैरी करेगा। जिसका आपने ऊपर क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक वाले पार्ट में या डेफिनेशन वाले पार्ट में भी पार्ट देखा कि एक तरीके से क्या करता है, वो सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस कैरी करता है। इफ़ ही वॉन्ट टू रिटायर ही हैज़ टू गिव ए पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, अदरवाइज ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। नहीं तो उस केस में उसको एक तरीके से रिटायर नहीं माना जाएगा। और अगर उसके बीच में कुछ ऐसा पार्ट आ गया जिसमें लाइबिलिटी अराइज हो गई पार्टनर्स की, तो उसको भी लायबल माना जाएगा। फिर आपको दे रखा है दूसरा, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। अब देखिए ये एक्टिव पार्टनर से अपोज है। एक्टिव पार्टनर क्या कर रहा है, एक तरीके से बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है, सब कुछ काम कर रहा है बिजनेस से रिलेटेड, जबकि ये कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ क्या लगा के बैठा है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बैठा है। फर्म की जो कैपिटल है उसमें एक पर्टिकुलर अपना हिस्सा लगा के बैठा है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहा। फिर ये क्या करेगा, लास्ट में जो भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा लेके चले आएगा। तो ये कोई ऑपरेशन कर रहा है बिजनेस का नहीं। तो ये किस केस में होता है, देखिए आपको पता है कि जैसे मैं हूँ ए, आप हो बी। आप मान लो कि आपके पास बहुत सारा अमाउंट है, मेरे पास इतना नहीं होता, मेरे पास स्किल है। तो जनरली मैंने क्या बोल दिया कि मैं तो कितनी लगाऊंगा, 50,000 कैपिटल लगाऊंगा। सामने वाला बी क्या बोलता है, ठीक है मैं कितने लगाऊंगा, 3 लाख लगा लूँगा, ठीक है, और बिज़नेस का सारा पार्ट अपन प्रोवाइड कर देंगे, जो भी इसके थ्रू जो भी मटेरियल हो गया, जो भी हम बोल सकते हैं फर्नीचर, फिक्सड, जितना पार्ट है वो सब लगा लेंगे बिजनेस में। तो मैंने पार्ट ज़्यादा लगाया है और मेरे को इतना काम नहीं आता, तो मैं तो क्या है, ऑपरेट नहीं करूँगा बिजनेस को, तुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि सारा तुझे ही आता है। तो ए क्या बोल देगा, यानी मैं क्या बोल दूँगा, ठीक है, तो सारा काम मैं कर रहा हूँ। एक तरीके से स्लीपिंग पार्टनर है, ये कैपिटल लगा के बस चले गया। ये लास्ट में कब आया, जैसे बिजनेस का पार्ट ऑपरेट हुआ, प्रॉफिट लॉस निकला, प्रॉफिट निकला, उसका हिस्सा बांट के चले गया, यानी हिस्सा लेके चले गया। एक तरीके से लॉसेस हुआ तो लॉसेस का हिस्सा भी क्या हो गया, इसमें बढ़ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से क्या कर रहा है, बस एक कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉसेस का पार्ट है वो भी पर्टिकुलर ये कवर कर रहा है। तो पहले पैराग्राफ में ये बोल रखा है। दूसरे में बोल रखा है इसका उल्टा, वहाँ पे पब्लिक नोटिस की जरूरत होती है, यहाँ पे पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती रिटायरमेंट के केस में। ए स्लीपिंग पार्टनर अनलाइक एन एक्टिव पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव ए पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट
एज सच ही विल नॉट बी लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही उसकी रिटायरमेंट हो गई उसने क्या बोल दिया कि मुझे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, उसने बोल दिया कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद जो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी बन रही है आपकी, कोई भी डेट है जो ड्यू है, तो उस केस में वो लाइबल नहीं होगा। यानी फर्म की कोई भी लाइबिलिटी बन रही है रिटायरमेंट के बाद, वो स्लीपिंग पार्टनर लाइबल नहीं होगा। अब आपको सेकंड क्या दे रखा है, सॉरी थर्ड क्या दे रखा है, नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। देखिए अब जनरली इसमें क्या बोल रहा है, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में बोलेंगे नाम मात्र, यानी केवल नाम का, तो इसका मतलब क्या है, उसने कुछ भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया, बस उसने एक तरीके से अपना क्या है, फर्म को नाम दे रखा है कि आप मेरे नाम का यूज़ कर सकते हो। क्या पता उसकी गुडविल बनी हुई हो, तो पार्टनरशिप क्या, फर्म क्या बोलना चाहती है एक तरीके से कि बस आपका नाम हमें यूज़ करना है, आप कुछ भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करो। और एक तरीके से ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है एंड डजंट शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस के प्रॉफिट में भी इसका हिस्सा नहीं होता। तो ये बोल रहा है नॉमिनल पार्टनर इज वन हु डज नॉट हैव एनी रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस बट लैंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डजंट शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ही ऑल्सो डज नॉट यूजली हैव ए वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस ऑफ द फर्म। लेकिन याद रखना स्लीपिंग और नॉमिनल देखो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि स्लीपिंग वाला क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, नॉमिनल वाला नहीं करता। स्लीपिंग वाले को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, नॉमिनल वाले को नहीं मिलता। लेकिन दोनों की एक तरीके से सेम पार्ट क्या हो गया, लास्ट वाला देखो, बट ही इज़ लाइबल टू आउटसाइडर एज एन एक्चुअल पार्टनर। तो आपको पता है कि स्लीपिंग पार्टनर भी क्या होता है, जब तक पार्टनरशिप में है, रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट से पहले स्लीपिंग पार्टनर जब तक पार्टनरशिप में है वो भी लाइबल रहता है। वैसे ही नॉमिनल पार्टनर भी क्या होगा, जो भी आउटसाइडर है उसके लिए लाइबल होगा, क्योंकि आउटसाइडर ने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो क्या पता नॉमिनल पार्टनर को देखते हुए किया है या उसके नाम के थ्रू किया है कि अरे ये तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, बहुत अच्छा पार्ट होगा, मैं इसके साथ क्या करता हूँ, ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ। बाद में पता चला कि आउटसाइडर की लाइबिलिटीज़ है ना, वो फॉर्म पे नहीं कर पा रही, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स भी देनी पड़ेगी, तो जिसमें नॉमिनल पार्टनर को भी देना पड़ेगा। और स्लीपिंग के केस में भी यही है। लेकिन स्लीपिंग के और नॉमिनल में क्या डिफरेंस आपको पता चल गया कि स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है, कैपिटल लगाता है, नॉमिनल नहीं लगाता। स्लीपिंग पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, नॉमिनल को नहीं मिलता। तो ये बोल रहा है कि ये क्लेरिफाई आपको हो गया कि नॉमिनल पार्टनर एक तरीके से स्लीपिंग पार्टनर नहीं होता। ये स्लीपिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल शेयर प्रॉफिट और लॉस, लेकिन बट इज़ नॉट नोन टू द आउटसाइडर। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर जनरली जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, जो आपने ऊपर देखा, लेकिन वो बाहर वालों को पता नहीं रहता। जबकि उसके विपरीत, उसके उल्टा नॉमिनल पार्टनर क्या करता है, इज़ एडमिटेड विद द पर्पज ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज नेम और रेपुटेशन। तो मैंने आपको बताया एज सच ही इज़ नोन टू आउटसाइडर, बाहर वालों को पता रहता है। ऑल्दो ही डज नॉट शेयर द प्रॉफिट ऑफ फर्म, उसका प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता, नोर डज ही टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट। ठीक, इसका मतलब क्या है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। बोथ आर लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। तो एक सिमिलरिटी थी, सिर्फ क्या थी कि दोनों ही पर्सन थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी बनेगी उसके लिए लाइबल होंगे, बाकी सारे पार्टनर्स की तरह। समझ गए। अब आपको दे रखा है पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। अब देखिए ये भी जनरली क्या है, थोड़ा थोड़ा किसी न किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको सेम लगता रहेगा, लेकिन है अलग, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रखा है, होल्डिंग आउट या एस्टोपल। तो जनरली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, वो फर्म का पार्टनर नहीं होता। वो देखिए आपने देखा होगा कभी कभी आप बिजनेस में जाते हैं, यानी किसी के पास जाते हैं, कोई कस्टमर जाता है और वो दो पर्सन को देखता है और तीसरे पर्सन को देखता है। दो पर्सन उसको जनरली पता है पार्टनर है, और कभी कभी वो तीसरे पर्सन को भी पार्टनर मान लेता है और उसके साथ बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन हो जाता है इस पर्सन के साथ उसका। और उसको देखते हुए क्या करता है, जो पूरी फर्म है उसके साथ बिजनेस का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाता है, या एक तरीके से करता रहता है बिजनेस को, क्योंकि उस कस्टमर को क्या लगता है कि ये पार्टनर है, ये पार्टनर है यार, ये पार्टनर इतना अच्छा है, इस इतने ढंग से अच्छे ढंग से बात करता है, या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट यही करता है, तो आपको खुद को लगने लग जाता है कि यही पार्टनर होगा। यानी वो इस तरीके से बोलता है, बाकी जो ओनर है वो इतना बोलते नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बोलता है, तो आपको क्या लगता है कि ये भी पार्टनर है। तो अपने वर्ड के थ्रू या बिजनेस के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू वो पर्सन आपको क्या लगने लग जाता है, पार्टनर, जबकि वो रियल में पार्टनर नहीं होता। तो वो बोल रहा है, इफ ए पर्सन बाय हिज वर्ड और कंडक्ट होल्ड आउट टू अनदर दैट ही इज़ ए पार्टनर। अगर एक पर्सन जो अपने वर्ड्स के थ्रू या अपने कंडक्ट या अपने एक तरीके से क्या बिजनेस के ऑपरेशन के थ्रू ऐसा दूसरों को बताता है या ऐसे दूसरों को इंटरप्रेट करवाता है कि वो पार्टनर है, ठीक, दूसरा खुद मानने के लिए तैयार हो जाता है एक तरीके से अपने आप, ठीक है, वो फोर्स नहीं करता। और ये भी दे रखा है, देखिए, ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट ही इज़ नॉट ए पार्टनर। इसका मतलब एक तरीके से क्या है,
वो खुद भी है ना ये नहीं बताता कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। अगर वो खुद ही बता देता तो सामने वाले कस्टमर को पता चल जाता। तो जनरली वो खुद भी नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन जानबूझ के एक्शन ऐसा करता है कि वो खुद को पार्टनर इंटरप्रेट कराता है सामने वाले को और सामने वाला मान जाता है। द पर्सन हु दस बिकम लायबल टू थर्ड पार्टीज टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म इज नोन एज होल्डिंग आउट पार्टनर। तो उस केस में क्या होता है, अगर कुछ भी लायबिलिटी बनती है या कुछ भी मान लो कि नुकसान हो जाता है कस्टमर को, और जो भी लायबिलिटी फर्म की बनती है, तो उस केस में वो पर्सन भी जो एक तरीके से क्या पार्टनर बाय एस्टोपल कहलाता है, जो रियल में पार्टनर नहीं है, एग्रीमेंट में उसका नाम ही नहीं है, डीड में उसका नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक तरीके से क्या बोला, सामने वाले को ये नहीं बताया कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। सामने वाला मान गया उसको देखते हुए, उसके एक्शन से, उसके कंडक्ट से, और उसको भी पता चल गया, किसको, पार्टनर को, सॉरी पार्टनर बोल रहा हूँ, यानी पार्टनर बाय एस्टोपल को, उसको भी पता चल गया कि सामने वाला मान रहा है कि मैं एक्चुअल में पार्टनर हूँ, जबकि वो है ही नहीं। तो वो सामने वाले को मना नहीं कर रहा। यहाँ पे यही बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है दे आर टू एसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। द पर्सन टू बी हेल्ड आउट मस्ट हैव द मेड द रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स रिटन और स्पोकन और बाय कंडक्ट दैट ही वॉज ए पार्टनर। तो इसका मतलब क्या है, वो अपने क्या कर रहा है, बातों के थ्रू जैसे वो बोल रहा है, या एक तरीके से हम बोल रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू, ठीक, अपने व्यवहार के थ्रू, अपने बातों के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू सामने वाले को बता रहा है एक तरीके से कि मैं पार्टनर हूँ, और सामने वाला मान गया बिल्कुल। एंड द अदर पार्टी मस्ट प्रूव दैट ही हैड नॉलेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड एक्टेड ऑन इट, फॉर इंस्टेंस गेव द क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या पता सामने वाला जो कस्टमर है वो भी एक तरीके से राजी हो गया, और उसने भी जो भी मान के चलो कि बैंक है, बैंक को पता चल गया कि एक तरीके से बैंक को लग गया कि ये पार्टनर है, और बैंक ने फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया। तो बैंक ने उसके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू नॉलेज में लेते हुए देख लिया कि यार ये तो पार्टनर है, बैंक को ऐसा लगने लग गया, और बैंक ने फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया, और बैंक ने उस हिसाब से क्या कर दिया, काम कर दिया, और सामने वाले को लोन प्रोवाइड कर दिया। और अगर कुछ भी मान लो कि लोन का पेमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर पर्सन भी लाइबल कहलाएगा। जनरली ये बोल रहा है। फिर फिफ्थ में क्या बोल रहा है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ये बोल रहा है व्हेन ए पार्टनर एग्रीज विद द अदर दैट ही वुड ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और कभी भी लॉसेस के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है। ही इज़ इन ओन एज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ पार्टनर के फॉर्म में कैसा है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए आया, न कि लॉसेस के लिए। तो सिंपल पार्ट। छठा आपको बोल रहा है माइनर एज ए पार्टनर। और हाँ, एक और चीज़ याद रख लेना कि जो पिछला वाला पार्ट मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने बताया पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, तो उसमें थर्ड पार्टी के लिए लाइबल ये भी रहेगा, याद रखना। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पार्टी के लिए लाइबल ये भी रहेगा। फिर आपको बोल रखा है माइनर एज ए पार्टनर, जिसमें मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप जो भी होती है एक एग्रीमेंट के थ्रू होती है, एंड इफ पार्टनर इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, ही कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। तो जनरली आपको पता है कि आपने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा कि माइनर जनरली जो होता है, जिसकी एज एक तरीके से हम क्या बोलते हैं 18 से कम होती है, यानी उसने 18 एज अटेंड नहीं की होती है, कैन नॉट बी वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन भी लगते हैं, जिसमें आपको क्या बोलता है कि 18 से कम एज वाला एक तरीके से, यानी जो माइनर है, यानी जो मेजर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट में भी बोल दिया गया। बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन मैंने ऊपर आपको बताया कि सिर्फ वो बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में आ सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म को लॉस होगा तो वो बियर नहीं करेगा, एक तो ये चीज़, तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहा है। ए माइनर पार्टनर इज एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड टू हैव एक्सेस टू अकाउंट्स ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन एंड कॉपी। अब देखिए यार लेना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल पॉइंट है, ये सबको याद रहता है, लेकिन इसके अलावा क्या बोल दिया कि वो जो भी फर्म की बुक्स हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी कॉपी या जेरोक्स मांग सकता है कि हाँ उसका एक्सेस है, यहाँ पे बोल दिया। फिर आपको बोल दिया ही हाउवर कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सूट अगेंस्ट पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स विद इन द फर्म। तो इसका मतलब क्या है, वो केस नहीं कर सकता फर्म के अगेंस्ट अपने प्रॉफिट के हिस्से के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स विद द फर्म। हिज लाइबिलिटी इन द फर्म विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म। ये मैंने आपको बताया था ऊपर भी, यानी ऐसे ही नॉर्मल आपको बोल के बता दिया था कि अगर उसका जितना फर्म में हिस्सा लगा हुआ है उतने पार्ट के लिए ही वो लाइबल होगा। कह रहा है हिज लाइबिलिटी इन द फर्म विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म। बाकी पार्टनर्स की क्या होती है, उनको पर्सनल एसेट भी देनी पड़ती है। ये बोल रहा है एंड हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड बाय द क्रेडिटर। इसका मतलब क्या है, जो भी क्रेडिटर है, जो भी सप्लायर है, जो कि एक तरीके से पेमेंट मांग रहे हैं फर्म से और फर्म नहीं कर पा रही पे,
तो उस केस में आपको पता है कि पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट भी जाएगी, लेकिन इस माइनर की नहीं जाएगी। ठीक है। फिर आपको इस पैराग्राफ में बोल रखा है ऑन हिज अटेनिंग मेजोरिटी, जैसे ही उसकी 18 की एज हो जाती है, ही हैज़ टू डिसाइड विद इन 6 मंथ वेदर ही विल बिकम रेगुलर पार्टनर ऑफ और ऑफ विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप। सॉरी, क्या लिखा हुआ है, ही विल बिकम रेगुलर पार्टनर ऑफ नहीं है, ये और है, और विड्रॉ फ्रॉम पार्टनरशिप। इसका मतलब या तो वो रेगुलर पार्टनर बन जाए या पार्टनरशिप से हट जाए, तो उसको बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताता, वो इंटीमेट नहीं करता, यानी वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, तो उस केस में वो पार्टनर के फॉर्म में कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी डेट या ऑब्लिगेशन फर्म के अगर अराइज हो रहे हैं तो उस केस में वो लाइबल रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है एंड ही बिकम्स पर्सनली लाइबल लाइक अदर पार्टनर फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन टू इट्स बेनिफिट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। He also becomes entitled to file a suit against other partner for his share of profit and property। पहले जो वो क्या कर सकता था, केस नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो अपने प्रॉफिट के हिस्से के लिए और प्रॉपर्टी के लिए क्या कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, लीगली कोर्ट में जा सकता है, जनरली इसमें बोल रखा है। और हाँ, एक और चीज़ याद रख लेना कि जैसे उसने बोल दिया कि आप ये मत सोचना कि जैसे वो मेजोरिटी अटेंड करता है तो उस केस में आपको बोल रखा है कि सारे डेट्स ऑब्लिगेशन जो भी फॉर्म के होंगे उसके लिए लाइबल होगा। नहीं, जैसे ही वो एडमिशन करता है किसके फॉर्म में, मेजर के फॉर्म में, एज ए बेनिफिट। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 महीने का टाइम दिया गया है, तो जैसे ही वो 6 महीने गुजर जाते हैं, नहीं बताता, तब उस केस में तो क्या होगा, एक तरीके से वो मेजर के फॉर्म में एडमिशन हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने के बीच में जैसे ही उसने बताया, जैसे ही वो एडमिशन उसने किया, एडमिट हुआ फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म में, मेजर के फॉर्म में, उस वक्त से ही हम बोल सकेंगे कि जो भी डेट और ऑब्लिगेशन अगर अराइज होते हैं फॉर्म में, उसके लिए वो लाइबल रहेगा। और इसके अलावा वो क्या कर सकता है, केस भी कर सकता है, किसके अगेंस्ट, अपने प्रॉफिट के हिस्से के अगेंस्ट और पर्टिकुलर प्रॉफिट के, प्रॉपर्टी के हिस्से के अगेंस्ट। अब आपको अदर पार्टनर्स के केस में क्या दे रखा है, जैसे सीक्रेट पार्टनर भी बता रखा है कि सीक्रेट पार्टनर होता है, आउटगोइंग पार्टनर होता है। तो देखिए कुछ ऐसे छोटे मोटे नाम हैं, लिमिटेड पार्टनर भी होता है जिसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, या जितना उसने एक तरीके से क्या करा, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है, उतनी उसकी लायबिलिटी रहती है। अब सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या है, हु डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज हिज रिलेशनशिप विद द फर्म टू द जनरल पब्लिक। अब ये किसकी तरह हो गया, एक तरीके से स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि आपको पता है कि स्लीपिंग पार्टनर में भी सामने वाले कस्टमर या थर्ड पार्टी को उस पर्टिकुलर पार्टनर का नाम नहीं पता रहता, तो यहाँ पे भी जनरली यही हो गया। ठीक, आउटगोइंग का मतलब क्या हो गया, जनरली क्या है, जो अपनी इच्छा से एक तरीके से क्या जाना चाहता है, ये बोल रहा है हु रिटायर्स वॉलंटरली विदाउट कॉजिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक, बिना फर्म के डिजोल्व होने के उसने क्या करा, अपनी इच्छा से वो फर्म से बाहर जा रहा है। लिमिटेड पार्टनर क्या हो गया, हु इज़ लायबल ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्म एंड द लाइक, हाउर द मोमेंट पब्लिक कम्स टू नो ऑफ इट। ये इसके लिए बात कर रहा है सीक्रेट पार्टनर की, कि जैसे ही पब्लिक को पता चल जाता है कि ये सीक्रेट पार्टनर है, ही बिकम्स लायबल टू देम फॉर मीटिंग डेट ऑफ द फर्म। वो कब पता चलेगा, जैसे ही फर्म पे नहीं कर पाएगी तो बाकी पार्टनर्स वैसे ही बता देंगे कि पर्टिकुलर ये भी पार्टनर है, और इससे भी आप क्या करो, पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट एसेट है, वो कवर करो, ताकि आपके जो भी डेट है वो कवर हो जाएंगे। यानी जो भी आपको पैसा नहीं मिल रहा वो उनकी प्राइवेट एसेट के थ्रू मिल जाएगा। यूजुअली एन आउटगोइंग पार्टनर इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन एज आर इंकर्ड बिफोर इज रिटायरमेंट। ये नॉर्मल आपको पता ही है आउटगोइंग के लिए। और यहाँ पे बोल रहा है लिमिटेड पार्टनर इज फाउंड इन लिमिटेड पार्टनरशिप ओनली एंड नॉट इन जनरल पार्टनरशिप। तो जनरली अभी देखते हो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आप जानते हो 2008, उसके अकॉर्डिंग जो LLP होती है जनरली उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक, फिर आपको दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन बनता है, पहले क्या बनता है याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। उसके बाद क्या बनता है आपका, P&L अकाउंट बनता है बिजनेस का। फिर उसके बाद बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। क्या बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। फिर उसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल बनता है। फिर साथ में क्या बनता है, बैलेंस शीट बन जाता है। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर ने जो भी प्रॉफिट कमाया, यानी फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसके अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। अब पार्टनरशिप डीड में क्या दे रखा है कि भाई इस पार्टनर को इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा, A को 10% दिया जाएगा, B को 5% दिया जाएगा, या दोनों को 10% दिया जाएगा, जो भी बोल रखा है। सैलरी, कमीशन, बोनस इतना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में डाला जाएगा। तो वो सारा पार्ट किस में होता है, P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। लेकिन देखो आप याद रख लेना कि 2-3 चीज़ें जो
कि जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो P&L अकाउंट का पार्ट आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ प्रमाइसेस, जो कि प्रमाइसेस किसकी है, पार्टनर की, ठीक है। तो रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रमाइसेस या पार्टनर्स बिल्डिंग, पार्टनर की जो भी बिल्डिंग है उससे रिलेटेड रेंट क्या है, फर्म को पे करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर पार्टनर को। फर्म से लोन, वो पार्टनर से लोन लिया है, पार्टनर से क्या लिया है, लोन लिया है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट का पार्ट देना पड़ रहा है किसको, फर्म को। तो फर्म के लिए क्या है, चार्ज है। तो फर्म किस में चार्ज करेगी, उसको P&L अकाउंट पे, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं होता, वो एक तरीके से क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का अलोकेशन की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है ए P&L appropriation account is prepared to show the distribution of profits among partner as per provision of partnership deed or as per the provision of Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed, जो कि हमने रूल्स ऊपर देखे थे। याद रखना कि सर आपने ऐसे बताया कि रूल्स और भी होते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का भी राइट होता है, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो तो जनरली पार्टनरशिप का राइट होता ही होता है। इसके अलावा एडमिशन की भी बात होती है कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए होती है। अगर एक पार्टनर भी मना कर देता है तो वो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाता। तो वो कुछ क्या है, हम बोल सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो मैंने ऊपर आपको 4 प्रोविज़न बताए उसके अलावा 2-3 और जुड़ सकते हैं जो कि पर्टिकुलर पार्टनर्स के राइट कहलाते हैं, ठीक है। कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट का राइट होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का राइट होता है, प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने का यानी प्रॉफिट और लॉसेस को लेने का राइट होता है जो भी है। इंटरेस्ट जो लोन का पार्ट है उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है तो वो 6% का पार्ट उसका राइट होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल का पार्ट होता है। तो वो सारे पार्ट क्या एक तरीके से राइट्स की बात कर रहा है। ड्यूटीज़ का मतलब क्या हो गया, जो आपको ऑफिशियल आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपको एसेट्स प्रॉपर्टी दी गई है उसको यूज़ करने का राइट होता है आपके पास। तो वो आपकी एक ड्यूटी है कि उसको आप सही ढंग से क्या करो, यूज़ करो। ये नहीं कि आप अपने पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए यूज़ करो, आप अपने बिजनेस को टाइम दो, ऐसे बोल दिया। कॉमन एडवांटेज के लिए काम करो, मतलब बिजनेस के लिए काम करो। तो ये सारी ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है। जो आपको अथॉरिटी दी गई है उसके अंदर काम करो, वो सारा ड्यूटीज़ का पार्ट है। तो इसलिए राइट्स एंड ड्यूटीज़ नॉर्मल है, एग्जाम में नहीं आती। फिर भी अगर आपको देखना है तो नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं इतना सारा पार्ट कवर नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे। आपके एडमिशन से रिलेटेड आएंगे, रिटायरमेंट डेट आएंगे, डिसोल्यूशन का पार्ट आएगा। ये तो क्या है, बेसिक पार्ट है, इसलिए कवर कराना पड़ रहा है। क्या पता इसमें आपका ये वाला पार्ट आ जाए, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो मैंने आपको बताया 4-5। क्या पता आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, उनसे रिलेटेड पार्ट पूछ ले, जो कि प्रैक्टिकली आते हैं। उनके पार्ट आपसे थियोरटिकली भी पूछ सकता है। यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है। ये रहा, देखो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जब आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े हैं 11th में तो उसमें रियल, पर्सनल, नॉमिनल होता है। नॉमिनल का मतलब क्या हो गया, जो एक तरीके से ट्रांजेक्शन अकाउंट को अफेक्ट करता है, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को अफेक्ट करता है, ठीक, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जनरली वो नॉमिनल कहलाता है। जैसे अगर मैंने आपको बोला सैलरी अकाउंट, तो सैलरी कभी आपने देखी कि नहीं, आपने कैश देखा है, क्या देखा है, कैश। सैलरी आप देख नहीं सकते, इसलिए सैलरी क्या है, नॉमिनल। आपको मैंने बोला रेंट, तो रेंट एक नेम है, ठीक, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपके बिजनेस में, उसके थ्रू प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। तो नॉमिनल एक तरीके से क्या करता है, वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अकाउंट्स को इफेक्ट करता है एक तरीके से, लेकिन रियल में वो सर्वाइव नहीं करता, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से तो जनरली नॉमिनल यही होता है, उसी हिसाब से मैं समझता हूँ। आप क्या रटते हो, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम एंड गेंस, वो सारे के सारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो आप याद रखिए यहाँ पे भी जनरली ये नॉमिनल क्यों है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं और कुछ इनकम की बात कर रहे हैं तो वो बांट रहे हैं। तो इसलिए एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो गया। आप रेवोल्यूशन अकाउंट देखते हो एडमिशन का, या रिटायरमेंट डेट का, रियलाइजेशन देखते हो, वो भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ही है। रियलाइजेशन तो नहीं बोल सकता, फिर भी वो भी जनरली चलो प्रॉफिट लॉस पता करता है तो नॉमिनल ही है। लेकिन जो आपका रेवोल्यूशन अकाउंट है वो जनरली क्या आपका नॉमिनल अकाउंट है। P&L एप्रोप्रिएशन क्या आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय P&L नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी टू रिजर्व टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की जगह करंट भी आ सकता है जब आपकी कैपिटल कौन सी हो, फिक्स हो। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही अकाउंट खुलता है जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो 2 अकाउंट खुलते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलता है और एक पार्टनर्स करंट खुलता है। तो जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो कहाँ होता है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है।
अब आपने बोला कि सर ये कैसे आ गए। देखिए एंट्री सबको आती है, ठीक है, मुझे लगता है आपको भी आती होगी। वैसे मैंने कैपिटल अकाउंट दे रखा है नीचे, ठीक है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, तो उसमें आपको एंट्री समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। मान लो कि अगर मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ किया, ठीक है, फॉर्म ने, तो एंट्री क्या करेगी वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, जो भी आप बोलिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है, टू पार्टनर्स कैपिटल करंट क्रेडिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी फर्म क्या कर रही है, जो भी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो भी दे रही है पार्टनर को, तो उससे पार्टनर का हिस्सा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, याद रखना। तो उस केस में जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आप क्या करते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि टू के अपोजिट बाय है, ये तो आपको पोस्टिंग आती है। इसके बाद आपको पता है कि जैसे पीएनएल अकाउंट से जो भी एक्सपेंस चार्ज होते हैं, वैसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर का जो भी हिस्सा है वो चार्ज होगा। तो उस केस में फर्म क्या करेगी, एक तरीके से अलाउ करेगी। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि देखिए डेबिट था, ये ट्रांसफर होके कहाँ चले गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले गया, और जो डेबिट पार्ट था वो क्रेडिट हो गया, और एंट्री क्या हो गई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से आप सैलरी कमीशन सोचिए, सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, फिर वो सैलरी कमीशन का जाएगा पीएनएल में। फिर रिजर्व, रिजर्व को कभी भी ऐसे मत बोलना रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, नहीं, वो डायरेक्टली आपको पता है कि रिजर्व पहले से क्रिएट होता है, या रिजर्व आपने क्रिएट किया होता है तो कैसे किया होता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या तो डिविजिबल प्रॉफिट का बोलेगा। डिविजिबल मतलब क्या होता है, जब भी आपको डिविजिबल बोले तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका ये पीएनएल दे रखा है, जो कि कहाँ से आया, नेट प्रॉफिट से आया, ठीक है। इसकी भी एंट्री क्या है पता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये इसकी एंट्री है, ठीक। तो याद रखना ये भी एक तरीके से इसकी एंट्री है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फिर इसके बाद देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, तो ये क्या है एंट्री, आपको पता है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट होता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो टू में है वो बाय होके टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया, यानी एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो फर्म के लिए इनकम का पार्ट है, क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म क्या कर रही है, उन पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट जुड़ गया, और जो एक तरीके से एक्सपेंस है जो पार्टनर्स को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, और रिजर्व मैं आपको बता रहा था, तो रिजर्व का मतलब क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, नॉर्मल पार्ट है, तो रिजर्व क्रेडिट हो गया कि प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में दे दिया। तो डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, ये टोटल, और इसमें से ये लेस किया, बाकी जो बचा उसका कुछ प्रपोर्शन रिजर्व के फॉर्म में दे देंगे, उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का जो भी हिस्सा दे देंगे वो रिजर्व में आ जाएगा। समझ गए डिविजिबल मतलब क्या हुआ, जैसे 1 लाख का आपका प्रॉफिट एंड लॉस था, फिर आपका 20,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 120। अब मान लीजिए कि ये टोटल मिला के सैलरी कमीशन इंटरेस्ट आपका 40 बना, तो 120 में से 40 गए तो कितना बचा, 80,000। 80,000 का मान लो 10% आपको रिजर्व मेंटेन करना है, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ, 80 का 10% आपका रिजर्व कितना हो गया, 8,000। बाकी 72,000 जो भी है वो ए और बी में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये मैंने एग्जांपल दे रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे बोल रखा है कि राधा रमन पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो 5:2, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इज 50 and 20। राधा वाज गिवन सैलरी ऑफ ₹10,000 एंड रमन ₹7,000 पर एनम। देखिए मैंने क्या है कि ये क्वेश्चन देखे नहीं है, क्योंकि मैं इनसे रिलेटेड कभी देखता ही नहीं हूँ आज तक ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा काम ही ये पढ़ाने का है। तो अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसी वक्त सही कर लूँगा। राधा एडवांस ए लोन ऑफ ₹20,000 टू फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डीड, while indeed rate of interest on capital was mentioned as 6% per annum, ठीक। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि राधा ने क्या करा, 20,000 रुपये का लोन दिया किसको, फर्म को। अब उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो जब एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पता है डीड में इंटरेस्ट का पार्ट नहीं दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो क्या होगा चार्ज 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी आपको मेंशन कर रखा है, वो तो डीड में बोल रखा है। अब देखो कोइंसिडेंस है, ये मत सोचना कि 6% ये इंटरेस्ट का पार्ट दे रखा है लोन का, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6% दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का नहीं बोल रखा है एग्रीमेंट में, इसलिए वो क्या है 6% है, ठीक है। तो 20,000 का 6% कितना निकलता है, 1,200 निकलता है। प्रॉफिट क्या दे रखा है आपको, 29,400 दे रखा है। आपको बोल रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। अब देखिए प्रॉफिट जो दे रखा है, हमें यहाँ पे ये बोल रखा है कि राधा ने क्या करा, लोन दिया, तो ये बताइए कि इंटरेस्ट का ही दे रखा है कि आफ्टर या बिफोर लेस करने के बाद ये 29,400 नहीं है ना, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इंटरेस्ट अभी तक लेस नहीं हुआ, यहाँ पे तो यही मानेंगे। तो अगर आप पीएनएल अकाउंट बनाते, जैसे यहाँ पे कौन सा अकाउंट बन रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कौन सा बन रहा है याद रखना,
ये P&L एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। उससे पहले अगर आप P&L अकाउंट बनाते तो आप क्या बोलते कि आपका 29,400 का बाय प्रॉफिट आ रहा है, और इधर आप क्या करते टू इंटरेस्ट ऑन लोन करते, कितने का 1200 का। बाकी जो आपका आता वो क्या था 28,200 जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। यही तो है, यही तो हो रखा है। तो इसमें क्या कर रखा है, बाय P&L अकाउंट कर रखा है 29,400, और उसमें इंटरेस्ट ऑन राधाज लोन लेस कर रखा है, और ये 28,200 आपका आ गया। अब देखिए आप जो कैपिटल आपको दिख रही होगी वो कितनी दिख रही होगी 50,000, उसका 6% कितना होता है 3,000, और 20,000 का 6% कितना होता है 12, टोटल मिला के कितना हो गया 4,200 हो गया। अब आप सैलरी देखिए 10,000 और 7,000 पर एनम दे रखी है, तो 10 + 7 17, समझ गए। अब 17 + 4,200 कितने होते हैं 21,200, 28,200 में से 21,200 गए तो कितना प्रॉफिट बचा 7,000, जो कि किस में बट जाएगा राधा और रमन में। अब किस रेशो में बटेगा, जो आपको ऊपर रेशो दे रखा है, रेशो क्या दे रखा है आपको 5:2। अगर नहीं देता तो क्या होता इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है 35,500, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो 5,000 और 2,000 बढ़ गया, ठीक। अब देखिए आपको बोल रखा है अगला इलस्ट्रेशन, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इन सच केस अवेलेबल प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। देखिए सीधी सी बात है, आपका जो प्रॉफिट है वो कम है, और एप्रोप्रिएशन मतलब क्या हो गया, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टनर की सैलरी की बात कर रहे हैं, उनका पार्ट ज़्यादा है। तो मान के चलो, देखिए मैं आपको खुद ही एक एग्जांपल बना के बता देता हूँ कि जैसे प्रॉफिट आपको 20,000 दे रखा है, ठीक। अब आपने मान लो कि एक ए है, ए को क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिस्सा मिलता है और बी को सैलरी मिलती है। ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो निकल के आ रही है कितनी 40,000, ठीक। और इसकी जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, या 40 मत बोलिए 50,000 निकल के आ रही है, ये जनरली हो गई। चलो 50 में मत बोलिए, पॉइंटों में आ जाएगा फिर दिक्कत होगी। 60,000 है, ए की कितनी निकली है एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट 60, और बी की जो सैलरी है वो है 20,000। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के इनका हिस्सा हो गया 80,000 एप्रोप्रिएशन का, 60 + 20 80, जबकि हमारा प्रॉफिट जो बाय P&L है वो 20 ही है। तो हम क्या करेंगे, जो 6 और 2 के रेशो में, मतलब ए का है 60,000 और बी का है 20, तो 6:2 के रेशो में, जिसका मतलब क्या हो गया 3:1। तो आप 20,000 को 3:1 में बांट देना, 15,000 ए का पार्ट आएगा, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी की जो सैलरी आएगी वो सिर्फ कितनी आएगी 5,000 आएगी, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है 20 ही है। और जब भी हम एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, चार्ज की बात नहीं करते हैं, तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही बांटते हैं, जो कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले पार्ट में मुझसे सीखा था, थ्योरी वाले पार्ट में मैंने आपको बताया, और इक्वेशन भी कवर कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या बता रहा है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है और आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कुछ भी बोले, अगर उसका हिस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, जो भी आपका हिस्सा आ रहा है उस प्रपोर्शन में पर्टिकुलर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कैसे, जैसे देखो ये बोला राम और श्याम पार्टनर है 3:2 में, राम बिंग नॉन वर्किंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट ₹20 लाख एसिस कैपिटल, देखो आ गया नॉन वर्किंग, वही स्लीपिंग मान लो एक तरीके से, और श्याम वर्किंग पार्टी है उसको सैलरी मिलती है, यानी 2 पार्टनर बन गए। राम ने क्या बोला, मैं 20 लाख कैपिटल लगा रहा हूँ, श्याम बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास नॉलेज है। तो राम श्याम को एक तरीके से क्या बोलता है कि मैं तो क्या करूँगा, इस पर इंटरेस्ट लूँगा और तू क्या कर लियो, सैलरी ले लियो 8,000 पर मंथ, मैं जो 20 लाख लगा रहा हूँ उसके हिसाब से कितना है 8% इंटरेस्ट ले लूँगा, ठीक। तो 20 लाख का 8% कितना होता है, निकालिए, मेरे हिसाब से होता है 1,60,000, ठीक है, यही होता है। 20 लाख का 8% तो ये होगा 10% 2 लाख, तो 1,60,000 हो गया। और यहाँ पे 8,000 पर मंथ, क्योंकि देखिए पर एनम है, ये पर मंथ है, तो 8,000 × 12 करिए 96, कितना 96,000। अब ठीक है, अब देखिए दोनों का हिस्सा कितना हो गया, ये 256, कितना हो गया 2,56,000, लेकिन प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग दैट फॉर द ईयर कितना दे रखा है, ओनली 80,000, कितना दे रखा है 80। अब आप बताइए बाय P&L आपका 80 दे रखा है, इनको प्रोवाइड करने से पहले, मतलब राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और श्याम का सैलरी का पार्ट कितना आ रहा है आपका तो प्रॉफिट ही 80 आ रहा है, और जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 160 और 96, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है राम का और ये श्याम की सैलरी का पार्ट है। तो आप इसको क्या करें, काटिए, तो आप देखिए ये 32 से कट जाएगा तो ये 32 का 3 आएगा, और ये जो आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा, तो रेशो क्या हो गया 5:3। तो मैं आपको यही बताना चाहता था, जैसे मेरे वाला एग्जांपल में 20,000 प्रॉफिट था और 60 और 20 निकल रहा था, तो 60-20 को 6:2 मतलब 3:1 में मैंने बांट दिया था 15,000 और 5,000,
ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, या इसने डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी एंट्री, बात वही है, इसने डायरेक्ट करी है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो तो कितना आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 80 को 5:3 में बांटेंगे तो 5/8 और 3/8, 50 और 30, बढ़िया। ठीक, तो ये भी आपने किया होगा कहीं ना कहीं, चलो अच्छी बात है, यहाँ दे रखा था, मेरे को तो ये भी नहीं पता था। तो यहाँ पे दे रखा था 20 लाख का 8%, मैं फालतू के लिए टाइम वेस्ट करता ही नहीं। 8 × 12 96, ये आ गया 256, फिर भी कोई बात नहीं, आपको आना तो चाहिए। तो देखिए ये, अब देखिए इसमें एक जीरो ज़्यादा लग रहा है, ये 1,60,000 है और रेशो क्या है 96, तो क्या आएगा 5:3, 80 का 5/8 और 80 का 3/8, तो ये 50,000, ये 30,000, सिंपल। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल भी देख लेते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल वैसे क्या होता है कि जब भी मैं ना 12th वालों को अकाउंटिंग सिखाता हूँ तो पहले मैं पूरी एक तरीके से बोलते हैं जर्नल एंट्रीज सिखाता हूँ, यानी जर्नल एंट्रीज बताता हूँ, क्योंकि चाहे 11th में किया भी हो उन्हें दिमाग नहीं रहता इतना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट, तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपको सोचना है तो पहले पार्टनर्स कैपिटल सोच लीजिए। जब भी आप क्या बोलते हो बाय बैलेंस सोचते हो, तो बाय बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल एक तरीके से क्या पार्ट है, यानी बिजनेस अगर पहले से चल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि फर्म के पास एक तरीके से पैसा है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तभी तो आप बाय बैलेंस बोल रहे हो, क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप बोल रहे हो। लेकिन अगर मान लो कि नया बिजनेस है, ठीक है, पार्टनरशिप हम नई एस्टेब्लिश हुई है, तो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई, तो आप एंट्री क्या करते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय कैश या बैंक आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके दो अकाउंट खुलते हैं, एक है फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग, तो ये बोल रहा है इट इज़ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, क्योंकि जनरली इसमें सारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो पार्टनर से रिलेटेड होता है, क्योंकि नाम ही क्या, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर को कितनी सैलरी मिली, क्या इंटरेस्ट मिला, क्या ड्राइंग यानी कितना उसने पैसा निकाला, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने उससे चार्ज किया, तो कितना उसका हिस्सा कम हो गया या कितना उसका हिस्सा बढ़ा है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, हर पार्टनर के लिए अलग अकाउंट मेंटेन होता है जनरली, जिसका आप एक साथ अकाउंट बना लेते हो, ABC जनरली ऐसे बनाते हो ना। अब कैपिटल अकाउंट में क्या बोल रखा है पार्टनर में, दो मेथड है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। देखिए फिक्स कैपिटल इसका नाम क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो भी है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो दो कंडीशन में चेंज होता है, जब एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है या कैपिटल जब निकाल ली जाती है। ठीक है, तो जब एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है तो एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक टू कैपिटल, और जब निकाल ली जाती है तो एंट्री क्या होती है, कैपिटल टू कैश या बैंक। तो ये बोल रहा है कि ये अकाउंट हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही दिखाएगा, और टू बैलेंस कैरिड डाउन ही दिखाएगा। ये ओपनिंग का बैलेंस है और ये क्लोजिंग का है। ठीक, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स्ड एंड ओनली इन द फॉलोइंग टू ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द फिक्स कैपिटल, क्योंकि देखो इसका नाम ही क्या है कि जब भी हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दो अकाउंट क्यों खुलते हैं, एक कैपिटल और करंट, क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका नाम फिक्स क्यों है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लगाते भी नहीं हो और निकालते भी नहीं हो तो उस केस में क्या है, अगर यहाँ पे 50,000 दे रखा है, यहाँ 30 दे रखा है, तो यहाँ भी 50 आएगा, यहाँ भी 30 आएगा, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं उस केस में, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जनरली एक तरीके से क्या हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया। तो कैपिटल में जो चेंज होता है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, एडिशनल कैपिटल लगाने से और कैपिटल निकालने से, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जनरली ये फिक्स कैपिटल है, क्योंकि अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई नहीं जाएगी, निकाली नहीं जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, आपका बैलेंस सेम आएगा, और सारे एडजस्टमेंट जो हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, करंट के थ्रू, तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसलिए करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू हो रहे हैं, करंट के थ्रू। तो बोल रहा है सारे एडजस्टमेंट कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन, ड्राइंग जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या प्रॉफिट लॉस का बंटवारा जो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। प्रॉफिट आ रहा है तो टू साइड में, लॉस आ रहा है तो बाई साइड में, जनरली आपको पता है टू साइड में आ रहा है तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बाई साइड में आ रहा है P&L एप्रोप्रिएशन, तो बाय का मतलब क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट खोल रहे हैं, तो करंट अकाउंट में देखो टू बैलेंस भी आ सकता है, बाय बैलेंस, ये डेबिट साइड बताता है, ये क्रेडिट साइड बताता है, तो ये डेबिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है। अब फॉर्मेट में क्या दे रखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट का पार्ट है, लॉस का है तो इधर आएगा। ठीक है, ये जो टू P&L अकाउंट दे रखा है तो ये टू P&L एक तरीके से एप्रोप्रिएशन है। देखिए फॉर्मेट कहीं से लेता हूँ तो ऐसे आते हैं तो मिस्टेक तो रहेगी, अगर मैं बनाता खुद तो मिस्टेक नहीं रहती, लेकिन देखिए बनाने में टाइम लगता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, टू बैलेंस कैरिड डाउन का पार्ट आ गया, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
टू बैलेंस कैरेट डाउन हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस को दिखाएगा और बाय बैलेंस कैरेट डाउन आपका डेबिट बैलेंस को। ये आपको आता है ना, क्यों? क्योंकि देखो ओपनिंग के लिए ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग के लिए कैरेट डाउन, ये तो पता है आपको। और जब भी डेबिट का टोटल ज़्यादा हो और क्रेडिट का टोटल कम, तो अपना बैलेंस कहाँ आता है? यहाँ पे आता है, जिसे हम डेबिट बैलेंस ही बोलते हैं, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है। और जब भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो और डेबिट का टोटल कम, ठीक है, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम, तो बैलेंस तो वही आएगा जहाँ पे कम है। पर उस केस में हम क्या करते हैं? कैरेट डाउन, क्योंकि कैरेट डाउन क्लोजिंग के लिए, टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो आपको पता है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, इसलिए क्रेडिट का बैलेंस आएगा। नॉर्मल चीज़ है ये, तो अकाउंटिंग में शुरू में आपने पढ़ी है। आपको बोल रहा है कि डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या है? एसेट साइड में जाता है और क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का लाइबिलिटी साइड में जाता है। बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट आर ऑलवेज शोन इन लाइबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि वो टू बैलेंस कैरेट डाउन दिखाएगा, और टू बैलेंस कैरेट डाउन का मतलब एक तरीके से क्या हो गया? आपका क्रेडिट साइड का पार्ट है और क्रेडिट साइड का पार्ट आपका लाइबिलिटी साइड में ही आता है। अब आपको फ्लक्चुएटिंग दे रखा है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे आपका सिर्फ एक ही अकाउंट खुलता है, दो अकाउंट नहीं खुलते फिक्स की तरह। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही खुलता है, जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और उसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट जो भी है वो पार्टनर्स कैपिटल में होते हैं। कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे एडजस्टमेंट आ गए। जबकि आपको पता है कि फिक्स वाले में आपने जो बोला, उसमें जो कैपिटल अकाउंट बनाया था पार्टनर्स कैपिटल, उसमें आपका सिर्फ चेंज क्या होता था? बाय कैश और टू बैंक, सॉरी बाय कैश या बैंक, और टू कैश या टू बैंक। तो आपको पता है कि अगर एडिशनल कैपिटल लगाई या निकाली तभी चेंज होगा। अगर वो नहीं निकाली होती या लगाई होती तो उस केस में क्या होता? आपका चेंज ही नहीं होता। तो आपका बैलेंस हमेशा टू बैलेंस कैरेट डाउन ही आएगा फिक्स कैपिटल में। जबकि फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? आपका डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, ठीक है। ये फटाफट मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। देखिए पार्टनर्स कैपिटल का आपका वही है जैसे आपने करंट की तरह देखा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया। अब ये किससे रिलेटेड है? कैपिटल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? कैपिटल। तो उसमें करंट अलग से मेंटेन होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा कैपिटल में ही एडजस्टमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों मिक्स कर दो। दोनों मिक्स का मतलब जो आपने कैपिटल का कैश बैंक लिया था वो आपने यहाँ पे ले लिया, जो निकाला था वो कर दिया। फिर इसके अलावा बाकी सारे देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी। कभी भी अगर आपको नहीं आ रहा तो एंट्री बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो रही है, दिमाग लगाना। पार्टनर्स कैपिटल या करंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड इसलिए डिनोट करता है। जब भी आप बोलो टू ड्राइंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि टू ड्राइंग आपकी जनरली क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, गलत है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रही है। जो अकाउंट ओपन होता है, यानी जो लेजर आप क्रिएट करते हो, वो पर्टिकुलर डेबिट या क्रेडिट होता है, ना कि अपोजिट वाला, ठीक है। अपोजिट वाला तो उस डेबिट के अपोजिट होगा, याद रखना। तो पार्टनर्स कैपिटल या डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आपको पता है कि उससे क्या होता है? लॉस। जब भी मैं सोचता हूँ देखो कैपिटल डेबिट हो रही है, मुझे पता है ड्राइंग डेबिट हो रही, वो सॉरी ड्राइंग एक तरीके से क्या हो रहा है? ड्राइंग के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लॉस है। कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेगा, ठीक। क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, वो किसके हिस्से में से जाएगा? उसके कैपिटल में से जाएगा, तो उसकी कैपिटल डेबिट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर रही है, किसके हिस्से में से जाएगा? पार्टनर के हिस्से में से जाएगा। लॉस, ठीक है, फर्म को हुआ। कौन चार्ज किसको, यानी किसके लिए एप्लीकेबल होगा? पार्टनर के लिए, तो पार्टनर के हिस्से में से कम होगा। तो जो बैलेंस बचा वो क्या बचा? टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट का पार्ट है। और देखिए यहाँ पे बैलेंस जो बचा, देखिए एक तो ये और ये, तो डेबिट भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है। लास्ट का क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, तो आप यहीं तक स्किप कर सकते हो, यानी यहीं तक देख सकते हो। इसके बाद आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस मैं आपको ये बता रहा हूँ 2-4 मिनट का, उसके बाद पार्ट एंड। यहाँ बोल रहा है अमित और सुमित है, उन्होंने बिजनेस कमेंस किया 1 अप्रैल 14 को। अमित ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 40 और सुमित ने करे 25,000 एज देयर शेयर ऑफ कैपिटल। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। अमित वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड किया गया? 6% पर एनम। ड्राइंग कितनी है? 4,000 जो कि अमित ने करी है और 8,000 सुमित ने की है। द प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर 12,000। अब देखिए कि अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऐसे बोलते हैं, तो देखिए पार्टनरशिप डीड तो थी, उसके हिसाब से मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका? 6%। ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हो तो यहाँ दे ही नहीं रखा, यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग दे रखी है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये मत बोल देना 6%, नहीं, वो लोन पे होता है। किस पे होता है? लोन पे। यहाँ पे लोन का पार्ट कहीं है ही नहीं। अगर लोन का पार्ट आता तो उस केस में भी क्या करना पड़ता? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता। या जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एक क्वेश्चन बताया था, सबसे पहला इलस्ट्रेशन,
जिसमें हमने क्या करा था, उसको लेस किया था। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर 12,000। अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाया इसने, क्योंकि ये आपको ये सिखाना चाहता था। अगर आप बनाते तो आपको पता है कि ये प्रॉफिट तो बटा ही हुआ है, कहने का मतलब सैलरी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट आया है, तो मतलब एडजस्टमेंट के बाद है। एडजस्टमेंट के बाद मतलब सैलरी देने के बाद भी है, जो अमित की 6,000 थी, और बाकी जो पार्टनर्स थे अमित और सुमित, उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिस्सा है 40,000 का 6% कितना होता है 2400, और 25,000 का 6% कितना होता है, देखिए 1500 मेरे हिसाब से ये होता है। 25,000 का 6% कितना होता है 1500। हाँ, तो ये पार्ट है, आपको ये बोल रहा है कि जो आपने 40,000 का 6% बोला 24 और 1500 ये पर्टिकुलर लेस करा और 6,000 लेस किया, उसके बाद आपका जो पार्ट आया वो कितना आया 12,000 आया। ठीक है, प्रॉफिट का। तो इसलिए जो ये प्रॉफिट है 12,000 वो किस में बटेगा, अमित और सुमित में। रेशो कहाँ दे रखा है, देखिए कहीं दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा। हाँ, ये दे तो रखा है 2:1, नहीं तो मैं इक्वल बांट रहा था, यहाँ पे 2:1 दे रखा है, मतलब 8,000 और 4,000। ठीक, और प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन में। अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाओ और फिक्स बनाओ। अगर आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो तो एक ही अकाउंट बनाना है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए कैपिटल अकाउंट दे रखा है, यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि आप ऊपर पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे बोल रहा था अमित एंड सुमित कमेंस, तो इस केस में बाय बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, नया बिजनेस है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक टू कैपिटल। तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बैंक टू अमित कैपिटल टू सुमित कैपिटल। तो जैसे ही आपने बैंक टू अमित और टू सुमित किया तो बाय बैंक आ गया और अमित सुमित क्रेडिट हो गए। ठीक है, कितने से, 40 से और 25 से। सैलरी कितनी है 6,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया मैंने आपको 2400, 40,000 का 6% और 25,000 की कैपिटल का 6% 1500। ठीक, सैलरी एक बार देख लीजिए 6,000 है क्या, मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ, यहाँ पे दे रखिए 6,000 पर एनम। फिर आपका जो ड्राइंग का पार्ट है वो मुझे ध्यान नहीं था, 4,000 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, नहीं तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। और एक और चीज़ याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आता है आपका, जो हम एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड, जनरली आप ये याद रख के चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ना कि ड्राइंग आएगा जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन में देखते हैं। तो कैपिटल में से आपका ड्राइंग का पार्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों कम होगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन जब P&L एप्रोप्रिएशन में इनकम चार्ज करनी होगी तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही चार्ज करना, बाय ड्राइंग मत कर देना। टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या है 52,400 और 22,500। तो आप देखिए टोटल हुआ, उसमें से ये लेस हुआ, तब जाके ये आया। ठीक, और अगर फिक्स मेंटेन करते हैं तो उस केस में क्या होगा आपका कैपिटल अकाउंट। तो आप देखिए यहाँ पे कोई बाय बैलेंस है क्या, नहीं है, क्योंकि नया बिजनेस है। तो आपने जैसे बाय बैंक किया उसके बाद देखो टू बैलेंस। अब देखिए आपको समझ में भी आ गया कि आपकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, आपकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, उसे ही तो हम बोलते हैं फिक्स। तो जब भी फिक्स का लोग सोचते हैं तो वो सोचते हैं एक अकाउंट बनता है, नहीं, फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं। कैसे, वहाँ पे आप सोचिए कि कैपिटल अकाउंट में चेंज नहीं हो रहा, तो सारा एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगा, करंट के थ्रू। तो ये करंट आ गया आपका। करंट में देखिए क्या बोल दिया कि आपने बाय बैंक नहीं लिया क्योंकि वो आपने कैपिटल में ले लिया था। अब आप एंट्री जो भी बोलते हैं, जैसे आप क्या बोलते हो, अमित सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल, उसकी जगह क्या बोल दीजिए, अमित सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमित करंट अकाउंट। तो आपको आसानी रहेगी और आपको समझ में आता जाएगा। तो इसका मतलब सैलरी डेबिट हुई है और करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तभी यहाँ क्रेडिट आ रहा है। तो देखिए 6,000, 24, 15। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट। जब भी आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो टू साइड में पार्टनर्स करंट करते हो, तो P&L एप्रोप्रिएशन खुला हुआ रहता है ऊपर। तो वो सोच के करिए कि अगर 2 पार्टनर्स करंट खुला हुआ रहेगा तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन 8,000 4,000। वैसे ही यहाँ पे 2 ड्राइंग, ठीक, 4,000 8,000। अब कई जने मुझसे बोलते हैं सर करंट कैपिटल से 2 ड्राइंग कैसे आती है। देखिए अगर आपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगी एंट्री आपकी, कैश या बैंक या गुड्स, ऐसे होती है एंट्री। ये जनरली आपने 11th के टाइम पे पढ़ी। तो आपको बताया अगर पार्टनर ने निकाली तो पार्टनर्स ड्राइंग, तो मान लो अमित ने निकाली तो अमित ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश निकाला। अब वो अमित की ड्राइंग जो है उससे उसकी कैपिटल कम होगी या करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट टू अमित ड्राइंग, तो वो अमित ड्राइंग जो डेबिट थी वो क्रेडिट हो गई और करंट कैपिटल क्या हो गई, इसकी कम हो गई, तो वो डेबिट हो गई। तो करंट कैपिटल कम होते ही उसका हिस्सा कम हो गया और उसका जो बैलेंस बचा वो इतना ही बचा, जो कि पहले उसका ये बच रहा था लेकिन उसने ये निकाल लिया, इसलिए उसका हिस्सा क्या बचा, सिर्फ ये। यानी फर्म की लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, फर्म की लायबिलिटी कम हो गई, अमित की कैपिटल कम हो गई या करंट कम हो गई, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्म की लायबिलिटी कम हो गई। ठीक, अब आपको प्रॉफिट आफ्टर सैलरी इंटरेस्ट 12 दे रखा है,
और उसको बांटने का तरीका बता रखा था। तो इस तरीके से मैंने सारे पर्टिकुलर कवर कर रखे हैं। तो मैं जानबूझ के ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें ढूंढता हूँ जिससे आपको सारा का सारा पार्ट कवर हो जाए। अब देखिए फिक्स और फ्लक्चुएटिंग है। नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन, यहाँ पे कितने होते हैं? 2। यहाँ पे क्या होता है? 1। यहाँ पे 2 कौन से? कैपिटल करंट, यहाँ पे क्या है? कैपिटल अकाउंट। बैलेंस चेंज, आपको पता है कि फिक्स की बात करता हूँ तो उसमें हम क्या बोलते हैं? जब भी डिफरेंस देखें तो ऐसे बोले कि बैलेंस क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि फिक्स कैपिटल है। क्या है? तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हो गया? वहाँ पे जो बैलेंस चेंज होगा सिर्फ 2 जगह से होगा, 2 वजह से होगा। एक तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो या कैपिटल निकाल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि एक फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जिसमें सारे एडजस्टमेंट एक ही जगह होते हैं, जबकि फिक्स वाले में क्या होता है? जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस, वो सारा का सारा करंट अकाउंट से एडजस्ट होता है। इसमें एक ही अकाउंट बनता है। तो आपको पता है कि जो बाय कैश या बैंक या टू कैश या टू बैंक कैपिटल में हो रहा था, तो जो एडजस्टमेंट है वो भी कैपिटल में हो रहा है। यहाँ पे कैपिटल में नहीं होता, करंट में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सारा का सारा कैपिटल में हो रहा है। बैलेंस, यहाँ पे क्या बोलिए? देखो फिक्स का पार्ट है तो आपको पता है कि फिक्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, जबकि करंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग में कुछ भी हो सकता है, एक पार्टनर का हिस्सा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। टू बैलेंस, बाय बैलेंस, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना कैपिटल हमेशा आपका क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा, क्योंकि वो फिक्स कैपिटल है। वो चेंज कब होती है? जब एडिशन लगाते हो कैपिटल या निकालते हो, ठीक है। इसलिए वो क्या होगा? जनरली टू बैलेंस कैरेट डाउन ही आएगा कैपिटल में। और करंट में क्या आएगा? आपका टू बैलेंस भी आ सकता है और बाय बैलेंस भी आ सकता है कैरेट डाउन। तो इसका मतलब ओपनिंग में आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है करंट में, क्योंकि दोनों साइड है, ठीक। जबकि फ्लक्चुएटिंग में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट ही बनता है सिर्फ, तो वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जैसे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट मैंने आपको बताया था ना, अभी आपको देखो सफिशिएंट प्रॉफिट चाहे आप देख सकते हो। लॉसेस का पार्ट मैंने बताया, और जहाँ पे एप्रोप्रिएशन की बात करते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, तो क्या बोल रहा है? इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो जब भी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो तो किसके रेशो में? जैसे अभी हमने ऊपर बताया था, एक वर्किंग पार्टनर, एक नॉन वर्किंग पार्टनर था और एक वर्किंग पार्टनर था। वो नॉन वर्किंग ने 20 लाख का क्या करा? कैपिटल लगाया था और सैलरी मिल रही थी एक वर्किंग पार्टनर को। तो आपको पता है कि उस कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के प्रपोर्शन में बांटा, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम आ रहा था और टोटल हिस्सा ज़्यादा आ रहा था। 256 आ रहा था या अराउंड 246 आ रहा था जो मैंने बताया, लेकिन हमने सिर्फ 80 ही बांट पाए, 50 और 30। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर 2 पार्टनर है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट उनका ज़्यादा निकल रहा है लेकिन प्रॉफिट कम है, तो उस केस में पूरे जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है उसको आपको उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट देना है, ठीक है। फिर आपको चार्ज बोलता है, जहाँ पे आपको चार्ज बोलता है तो उसका मतलब कैसे हो गया? वो इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह हो गया। तो उस केस में आपको क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरे पार्ट को आप बांट दो, चाहे आपका लॉस भी हो रहा है चाहे आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। कब? जब चार्ज हो। तो जब भी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि वो चार्ज हो गया, जो भी पार्टनर का हिस्सा है, पार्टनर की सैलरी चार्ज हो गई तो देनी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो गई तो देनी देनी है। तो आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है, लेकिन याद रखना जब आपको कुछ नहीं बोलता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। तो अगर प्रॉफिट होता है तभी दिया जाता है, सफिशिएंट है तो पूरा दे देंगे, इनसफिशिएंट है तो कितना देंगे? जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे, लेकिन किस प्रोपोर्शन में देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, ठीक है। अगली वीडियो में भी देखेंगे पार्ट, क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आज की वीडियो में आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल जो भी पार्ट है ज़्यादा मैंने कवर नहीं करा, अगर आपको कवर करना है तो गूगल पे सर्च करना पावर ऑफ पार्टनर, वो भी मिल जाएगा आपको। राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, तो आपको सारा पार्ट मिल जाएगा थ्योरेटिकल, जो कि एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन आपको करना है तो कवर करके देख लेना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।